नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में आप देख सकते हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट में लेकर के आई हूँ। इस हिंदी सब्जेक्ट के प्रवक्ता चयन यानी कि आपको जो 17 या 18 के आसपास का एग्ज़ाम पड़ रहा है उसमें पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को यानी प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उनको भी जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। अब आप सभी जानते हैं हिंदी के साथ संस्कृत भी सिलेबस में रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जैसे प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित पूछे जाते हैं। इनके लिए भी सेपरेट वीडियो बहुत सारी बनी हुई हैं मेरे ही चैनल पे, आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल एक पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 125 क्वेश्चन का करने वाले हैं, तो जितनी जल्दी जितने कम समय में हम उसको सॉल्व करा सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी हम ज़्यादा यहाँ विस्तृत बात न करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन शुरू करवाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जुनस्य को पूछा गया है यानी कि स्या लिखा हुआ है, और आपको ये ध्यान देना है कि ये किस विभक्ति में आता है। स्या जब भी आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें स्या किस विभक्ति में आता है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो का की के हो सकता है, यानी अर्जुन का भी हो सकता है, अर्जुन की भी हो सकता है, अर्जुन के भी हो सकता है। तो यहाँ पर का की के जो है वो किस प्रकार का कारक है, वो है संबंध कारक, क्योंकि वो संबंध को व्यक्त कर रहा है। तो आपने जब भी शब्दरूप पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा, जो संबंध कारक है वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। षष्ठी विभक्ति यानी छठे नंबर पर अर्जुनस्य, अर्जुनयो, अर्जुना नाम, इस तरह से बनेगा। तो संबंध कारक जो है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, इसलिए यहाँ पर अर्जुनस्य संबंध कारक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है। ये एक उक्ति है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन है। दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ, इनमें से कौन है। तो रमणीयार्थ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको रिलेट कर लेना है यहाँ पंडितराज जगन्नाथ से, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम उक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आपको सभी जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव ध्यान रखने हैं, उनके देवता भी पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से एक प्रश्न उस रस वाले टॉपिक से ज़रूर बनेगा, तो आपको सभी रसों के स्थायी भाव याद रखने हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है। स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, विरक्ति, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये सही है उत्साह। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की रचनाकार कौन है। वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति, इनमें से कौन है जो कि उत्तर रामचरितम जिन्होंने लिखा हुआ है। तो भवभूति की रचना है ये उत्तर रामचरितम। ये संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न दिए गए थे वो हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्याकरण पे पहुंच रहे हैं। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप सभी का सही उत्तर आ गया होगा। चलिए हम फिलहाल सही विकल्प चलते हैं। सही है यानी, पहला वाला विकल्प सही है, यानी शब्द यहाँ पर शुद्ध है। उज्ज्वल में 2 जा होने चाहिए थे, 2 आधे जा जो कि 1 है। द्वंद्व में आगे वाले में वाह होना चाहिए था, पीछे वाले में नहीं। और वाल्मीकि में बा से शुरू होता है, वाल्मीकि होता है। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। कौन है। तो ये रचना मतलब ये उपन्यास जो है, अधूरा उपन्यास किसका है। तो प्रेमचंद का है। मंगलसूत्र उपन्यास इनका प्रेमचंद का है, अधूरा उपन्यास, जैसे कि बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगलसूत्र को यानी अधूरे उपन्यास को बाद में किसने पूर्ण किया। तो वो पूर्ण किया था अमृत राय ने। अगला प्रश्न है, केशव कहे न जाय का कहिए, ये प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से उद्धृत है। सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इनमें से किस में से उद्धृत है। तो ये है विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम था, कौन सा नाम था। गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो सुदामा पांडे कवि धूमिल का नाम था।
अगला प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जी चितवत एक बार। इसके रचयिता कौन है? ये दोहा जो है बिहारी भूषण घनानंद रसलीन। तो इसके रचयिता हैं 4 नंबर का विकल्प सही है रसलीन। रसलीन का दोहा है ये। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? घुमक्कड़ शास्त्र का ग्रंथ जो है वो किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दो मिलकर ए हो जाते हैं, ये स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि है? तो ये होती है गुण स्वर संधि। आपको ध्यान रखना है ए और ओ की मात्रा इनके बीच में होती है, जिस भी शब्द के बीच में, वो शब्द गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अनंत की सही संधि क्या होगी? अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अनन प्लस त, अनन प्लस ता। इसमें से कौन सी संधि सही होगी? तो 12 का, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही है? तो ये सही है पहला वाला, अन प्लस अंत। नामे हलंत है। और अगला प्रश्न है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो ये वाला ऑप्शन सही है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे कि माता और पिता, इसमें दोनों ही शब्द प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। सद्गति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु। इनमें से कौन सा समास है इसमें? तो पहला है तत्पुरुष समास सद्गति। हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को करवा रहे हैं, यानी कि आपके 125 प्रश्न इसमें पूरे हो जाएं, ये टारगेट है। तो अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ तो आपके ही लाभ के लिए पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम टच कर सकें। अगला क्वेश्चन है श्लेष अलंकार होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, उपयोग सबसे अलग कौन सा अलंकार इसमें होता है? तो ये अलंकार है श्लेष अलंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा? तो उपमेय में उपमान की जब संभावना प्रकट की जाती है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो ये होता है सोरठा। छप्पे में कितने चरण होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। तो ये हमने शायद पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था इतने क्वेश्चन। तो चरण जो हैं 4 होते हैं और जो शुरुआत के 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के। तो इस प्रश्न को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी लंबा है, 4 ऑप्शन का समय लेगा, इसलिए हमने जल्दी से उसको स्पष्ट कर दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य का नाम शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? शंकुक ने कौन सा यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो काव्य प्रकाश लिखा है मम्मट ने। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिएगा विकल्प के अनुसार जिजी विषा शुद्ध शब्द है। मैं इस बिना विकल्प के उत्तर जल्दी जल्दी दे रही हूँ और इसको ध्यान रखिएगा। ये जिजी विषा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, पहला वाला जी शॉर्ट में होगा और बड़ा वाला जी दूसरा वाला बड़ी ई की मात्रा में होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। इनमें से कौन सी बोली नहीं है? तो ये नहीं है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी में आती है, सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी में आती है, ये गलत है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है, सही, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, भोजपुरी वाला। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? लौकिक है, वैदिक, प्राकृत, पाली। इसमें कौन सा? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म से जुड़ा साहित्य लिखा गया है। पाली भाषा में जो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं वो सभी पाली भाषा के अंतर्गत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से? तो ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है कौन सी? पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। इसलिए ये प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, आपको ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है
हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये पांचों वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण हैं वो कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा। और अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहना का जो शाब्दिक अर्थ है मुहावरे का वो है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? यानी कि 4 ऑप्शन है इसमें, जिसमें से 3 मुहावरों के अर्थ जो हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि असंभव होना ये स्पष्ट होगा, और एक मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए। चांद पर थूकना, खरगोश की सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। तो इसमें से किस मुहावरे का अर्थ जो है वो नहीं है? तो चांद पर थूकना जो है वो असंभव होना नहीं होगा, क्योंकि ये संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो ये विदेशज शब्द है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो इनमें से कौन सी रचना जो अरुण कमल की है वो है अपनी केवल धार। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश। इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो ये हैं उदय प्रकाश, वारेन हेस्टिंग्स का साढ़। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। यानी, यानी, सूची, शुष्क। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये शुद्ध है यानी, दूसरा वाला सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, ऊपरयुक्त, ऊपरी युक्त, उपरोक्त। इस तरह से तो यहाँ पर सही है उपर्युक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, सद्या स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए एक शब्द बना है सद्या स्नाता। तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा? यानी कि तिमिर शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम जो होगा वो होगा आलोक। चौथा ऑप्शन, यानी कि तिमिर का अर्थ होता है अंधकार और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलजात, जलद, ये सब हैं। तो जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो व्यय जो है वो यानी कि खर्च किया। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और खर्च आता है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। कौन सा शब्द इसमें सही है? होगा तो कवित्री, लेकिन लिखावट के रूप में पूछा जा रहा है ना कि वर्तनी से संबंधित प्रश्न है कि किस तरह से बनता है। तो ये बनता है तीसरा वाला कवयित्री। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, सीता ने यह कहा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता, आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो रामविलास शर्मा का है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी। इनमें से कौन है जो कि आपके दूसरी परंपरा की खोज रचना के लेखक हैं? तो ये हैं नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई इसमें जो ललित निबंधकार नहीं है वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो ये निबंध है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। इनमें से किसी का नहीं। तो इसकी देखना है किसका है। तो ये तीसरा यानी कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक यानी कि जिसने कि आरंभ किया। तो ये हैं प्रेमचंद जी। राजेंद्र यादव ने भी उसका संपादन किया है, लेकिन संस्थापना की है प्रेमचंद जी ने।
अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ये बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे किसी भी तरह से आपको गलत नहीं करना है। जितने भी सप्तक हैं उन सभी के प्रकाशन वर्ष को आपको रट लेना है और सभी के जो प्रकाशक हैं वो हैं अज्ञेय। 1943 में। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन की रचयिता कौन है। दिनकर, निराला, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास पर क्षण भर जो रचना है वो है अज्ञेय की। तीसरे विकल्प में आते हैं, अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। वे शोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, इनमें से कौन सी लंबी कविता मुक्तिबोध ने लिखी है। तो ये रचना है अंधेरे में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल, इनमें से कौन सा जो कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तो ये जो है वो है इरावती, क्योंकि मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। तो वामन दास गोदान, परती परिकथा, बलचनमा, मैला आंचल, इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। तो वामन दास जो है वो चौथे ऑप्शन यानी कि मैला आंचल का पात्र है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वामन दास की, थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा था, माफ़ी चाहती हूँ। तो वामन दास जो है किस उपन्यास का पात्र है, ये है मैला आंचल का। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी। प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयनेंद्र कुमार, इनमें से किस लेखक की कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। तो ये ऑप्शन है सही, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से, दिल्ली से, कहाँ से प्रकाशित होता था। इसका सही उत्तर है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था भारत मित्र पत्र। और अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान, इसमें से कौन सा। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, 1 इंच मुस्कान जो है वो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने लिखा था। वास्तविक रूप से ये दोनों पति पत्नी हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। तो इन दोनों ने मिलकर के ये उपन्यास लिखा था। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा के पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये पूछा था कितने भागों में है, तो 4 भागों में है। कौन कौन से नाम हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूँ, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 इनकी आत्मकथाओं के नाम हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हुंकार। तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कौन है जो कि हिंदी के कवि थे लेकिन अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुमित्रानंदन पंत जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। तो ये कौन सा उपन्यास जो राही मासूम रजा का है, ये है आधा गांव। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है इसके लेखक कौन है, मतलब ये किस विधा में लिखी गई है। तो एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। तो देखिए यहाँ पर ये उपन्यास वाला विकल्प सही हो जाता है क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रावली नाटिका जो लिखी गई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका थी। एक कविता प्रतियोगिता थी, एक पत्रिका थी, एक नाटक प्रतियोगिता थी या एक साहित्यिक संस्था थी। तो ये एक पत्रिका थी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था, यानी कि इसके जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया किस सन से। तो सन 1900 से, सन 1901 से, सन 1903 से, सन 1914 से। कब से उन्होंने प्रकाशन शुरू किया।
संपादन तो सन 1903 से शुरू किया है, जबकि इसका संपादन सन 1900 से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुरू किया था और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में शुरू किया। 1920 में इसके बाद इन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद इसका संपादन कई जगह मिलता है कि उन्हें मिला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, और कई जगह मिलता है कि देवी शंकर अवस्थी को इसका संपादन कार्य मिला था। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये सूची है और ये नीचे आपके विकल्प हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं सॉर्ट करती हूँ जिससे एक ही साथ सब कुछ दिखे यहाँ पर। तो ये विकल्प रहे, तो सूची है बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, यानी कि आपको यहाँ पर रचनाकार के साथ उसको मिलाना है। तो चलिए सही ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, शेखर एक जीवनी, आधे अधूरे, संस्कृति के 4 अध्याय, इनमें से कौन सा विकल्प किसके सामने रखेंगे आप, तो ये जल्दी से देख लीजिए फिर बताते हैं सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है लास्ट वाला चौथा, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है और आधे अधूरे रचना मोहन राकेश की है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। और ये सभी ऑप्शन इसी क्रम में इसमें मिलते हैं चौथे वाले विकल्प में, है ना। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था, नागार्जुन का, माखनलाल चतुर्वेदी का, सुमित्रानंदन पंत का या किसी का नहीं। तो ये था माखनलाल चतुर्वेदी का, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो इसमें से जो अंतिम कहानी वो पूछी गई है, तो ये कफन वाली सही है ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है कफन। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रहस्यवाद की भावना छायावाद में। ठीक है, अभी हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा क्योंकि आपको कम दिख रहा होगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनमें से कौन नहीं किया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। तो आपको बता दें जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, हाँ इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला है, लेकिन सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा सा अस्पष्ट हूँ यहाँ पर, लेकिन मंगला प्रसाद पारितोषिक मुझे 100% याद है, मगर इन्हें ये क्या नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है, दोहा चौपाई शैली, भरवै शैली, मसनवी शैली, ये सभी कौन सी शैली है इसमें। तो इसका जो उत्तर है वो किस प्रकार से आप देंगे, तो दोहा चौपाई शैली, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ लगभग सभी ने किया है, तो आप जानते ही हैं चौपाई और चौपाइयों के बीच बीच में दोहा रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से किसी के नहीं। तो ये हैं रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। तो इसमें दूसरे जो थे वो थे छत्रसाल। शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में भूषण दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। अब यहाँ पर भी सूची से 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसके सभी को देख लीजिए जो भी प्रश्न है, और इसके बाद हम इसके विकल्पों पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आदिकाल है तो इसमें से आदिकाल का कौन सा कवि है ये आपको बताना है, भक्ति काल का कौन सा कवि है इसमें, रीतिकाल का कौन सा कवि है, आधुनिक काल का कौन सा कवि है। जो आपको सबसे आसान लगे आप उसको देख लीजिए, फिर हम अगले विकल्प पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कूट आपको दिख रहा है सामने, कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर तीसरा वाला कूट सही होगा। और आपने विकल्प ऊपर का देख ही लिया होगा कि आदिकाल के अमीर खुसरो हैं, आधुनिक काल के भारतीय हरिश्चंद्र हैं, रीतिकाल के आलम हैं, भक्तिकाल के जायसी थे। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, कौन है इनमें से, तो वो हैं तुलसीदास जी, क्योंकि इन्होंने ब्रज में भी रचनाएं की हैं और तो अवधि में भी की हैं। इनकी ब्रज की रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं कि किस भाषा में, जैसे खासकर विनय पत्रिका को, कि विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति, इनमें से कौन सबसे पुराने कवि हैं, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, विद्यापति हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम,
कौन सही है इसमें? तो प्रेमिका का नाम था सुजान, यानी कि घनानंद सही होगा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, लिखने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कि रसखान के लिए ऐसा कहा था कि ऐसे मुसलमान कवि हरिजनन पर मैं कोटिक यानी कि करोड़ों हिंदुओं को बांटता हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब भक्ति साहित्य जिस प्रकार से रसखान जी ने लिखा है कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भारतेंदु हुई है और उन्होंने कहा कि इस तरह के कवियों पर बहुत से करोड़ों हिंदुओं को एक किनारे रखता हूँ और एक किनारे रसखान को रखता हूँ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, फिर भी आया है तो उसका उत्तर दिया जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लितरे त्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, या सन 1050 से सन 1375 तक, या विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर जो आपका है वो होगा विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। ये इन्होंने माना है, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? खुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो जो आलखंड नाम रखा गया यानी कि किस रचना का नाम है, ये है परमाल रासो, जिसे कि हम आल्हा भी कहते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। तो इसमें ज्ञानाश्रयी की बात हो रही है तो ये संत साहित्य है, और अगर प्रेमाश्रयी की बात होती तो सूफी साहित्य हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, मलूकदास, नंददास, चीत स्वामी। कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं इनमें से? तो जब भी कभी नहीं वाला प्रश्न आए तो पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग कंसंट्रेट रहे कि हमें नहीं वाले कवि को ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो सूरदास, मलूकदास, नंददास, चीत स्वामी। तो मलूकदास इसमें से नहीं है, और सभी सूरदास, नंददास, चीत स्वामी ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। देखिए, आपको अष्टछाप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अष्टछाप के 8 कवियों में से पहली चीज़ तो 2 प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे से। एक ये कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं। दूसरा ये बनता है, इनमें से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य है, या इसमें से कौन सा कवि विट्ठलनाथ का शिष्य है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो विट्ठलनाथ के शिष्यों को और वल्लभाचार्य के शिष्यों को आपको अलग अलग नाम से याद भी रखना है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन है? तो ये हैं अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक थे रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विट्ठलनाथ। कृष्ण गीत अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? तो ये हैं विट्ठलनाथ। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अपने 4 शिष्यों को लिया और अपने पिताजी के 4 शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की संस्थापना की थी, ये सभी जानते हैं। और संस्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1565 में। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास। तो यहाँ पर कृष्ण गीतावली की रचना की है तुलसीदास जी ने, सही ऑप्शन 1 है। अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताने वाली है कि आप अस्मद और युष्मद के रूप तुरंत ही रट डालिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और अस्मद या युष्मद में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलता है। तो इन्हें पहले चीज़ तो ये समझ लेना है कि किस तरह से रूप चलते। जैसे अस्मद की बात करें तो इसका रूप जो चलता है वो अहम आवाम से चलता है, अहम वाला ध्यान रखिएगा, आ से अस्मद, आ से अहम। और युष्मद का रूप जो चलता है वो चलता है सहतौते वाला चलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना, उन दोनों को याद कर लेना बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तव, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इनमें से कौन सा गलत है?
तो जो गलत है वो है तव। तब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो अंधा युग जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। इनमें से कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु युग। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही है शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 यानी तीनों भाग का संपादक कौन था? तो शंभुनाथ सिंह थे। अगला प्रश्न है अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार, माथुर। तो ये अधैर्य का कवि कहे जाते हैं दिनकर जी। अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो आपको बताना है किससे हुई है? तो ये हुई है मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बिहारी यानी कि चौथा विकल्प मगही, ये सही है। अगला प्रश्न है तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द तर्कस का है जो सही होगा? तो देखिए तीर और धनुष ये सब जो है बाढ़ के पर्यायवाची हो जाते हैं और प्रत्यंचा और निशंग में दो में आपको ढूंढना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें चौथा विकल्प सही है निशंग यानी कि ये है आपका तर्कस का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर, करवट। देशज शब्द को यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? तो जो कंचन है वो तत्सम शब्द है, ठीक है, ये देशज नहीं है, बाकी सभी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है चिंता एक है वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द कौन सा होगा? रोग, कष्ट, व्याधि, आधि। इनमें से कौन सा शब्द इसको पूरा कर रहा है? चिंता एक है, आधि, चौथा विकल्प इसको पूरा कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? विकल्प है कोणार्क, सारदिया, शिल्पी, आदमी का जहाज। इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा है जल्दी से बताएं। ये सही होगा कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। इनमें से कौन सा अर्थ यानी कि पर्यायवाची इनमें से शिव का नहीं है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर है चक्रपाणी, क्योंकि चक्रपाणी जो है वो किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को। अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही है आस्तीन का सांप यानी कि अदृश्य शत्रु जिसे कि हम देख नहीं पाते और हमारे ही पास होता है। अगला प्रश्न है कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य। और ये तादात्म्य शब्द को यहाँ पर 4 रूपों में लिखा गया जिसमें कि सही वाला रूप में आपको बताना है तदात्म्य सही होता है या तादात्म्य सही होता है इस तरह से। तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। आप ध्यान दें आधा ता और आधा मा यहाँ पर बीच में होता है। अगला प्रश्न है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को। तो उन्होंने कहा दुर्वासा को। सुलभ कोपो महर्षि यानी कि इन्हें बहुत जल्दी कोप आ जाता था, क्रोध हो जाता था। अगला प्रश्न है कसाईवाड़ा कहानी लेखक कौन है? कसाईवाड़ा के शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर रहते श्याम। इसमें से कौन है कसाईवाड़ा के लेखक? तो ये हैं शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये है दुरात्मा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है ग्वालियर की बोली इनमें से कौन सी है? बुंदेली, ब्रज,
खड़ी बोली कन्नौजी। ग्वालियर की बोली कौन सी है, यानी कि बुंदेली बोली ग्वालियर में बोली जाती है, तो ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यथा यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक अव्यय शब्द है, अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेन्द्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनमें से कौन है ऐतिहासिक नाटककार। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है। तो एक इंच मुस्कान। ये प्रश्न रिपीटेड हुआ। अगला प्रश्न लेंगे, गोधूम का तद्भव क्या है। गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर गेहूं, गेहूं जो है वो गोधूम है तद्भव, और गेहूं इसका गोधूम का तद्भव है गेहूं, और गेहूं का गोधूम तत्सम है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। अपनी मात्र एक कृति से, रहीम मतीराम बिहारी देव। तो बिहारी को आप जानते हैं, बिहारी सतसई लिख करके इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। मात्र एक कृति से ये बहुत ख्याति प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक, संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी, संवत 1791 ईस्वी से सन 1889 ईस्वी। इनमें से कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। संवत 1890 से विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है मिस्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है। तो हम हशमत, स्मृतियों का शुल्क पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो हम हशमत 2 जो है वो कृष्णा सोबती की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। इसमें से अर्थोपक्षेपक से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है और यहाँ से तैयारी कर लेनी है। तीसरा यहाँ पर नियताप्ति जो है वो अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक अर्थोपक्षेपक हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो इसमें बिना किसी ऑप्शन के उत्तर ले लेते हैं फटाफट। ये उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो किसे, तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि स्वयंभू की सर्वप्रथम रचनाएं अपभ्रंश में मिलती हैं, इसलिए इन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अनयम, अनयन, अनयत, अनयः। इनमें से कौन सा होगा। तो सही विकल्प है इसका अनयः, चौथा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, चमेली, माली, अलबेली। कौन से प्रत्यय, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, चमेली, माली, अलबेली। तो ये आपको बताना, तेल से बना तेली, ठीक है, माला से बना माली, अलबेला से बना अलबेली। तो चमेली बचता है, जिसमें कि यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि दूसरा शब्द जो है उसमें ई प्रत्यय नहीं लगाया गया। चमेल से चमेली नहीं बना, बल्कि चमेली का एक पुष्प होता है। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। कौन सा, जिजीविषा, जिगीषा। तो चलिए इसका अगला विकल्प दूसरे पेज पर है, तो हम यहीं ले लेते हैं उत्तर, जो कि जीतने की इच्छा पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जिगीषा, जीतने की इच्छा, ठीक है, और जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। विकल्प इसमें से कौन सा, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ जो है भरनी है। युवा असंतोष का कारण निरंतर अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। इनमें से क्या है। तो ये आपको बताना है, यानी कि दूसरा भ्रष्टाचार है। युवा असंतोष का निरंतर जो कारण है वो भ्रष्टाचार है, जिससे युवा असंतुष्ट है। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं, कितने भेद हैं। 5, 6, 7, 8 कितने भेद हैं। तो क्योंकि हिंदी का प्रश्न है और हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 8 हैं कारक। अगर संस्कृत का यहाँ पर लिख देता कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो आप 6 बताते।
अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन शब्द का विलोम वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, नवीन, इनमें से क्या होगा? तो ये है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को? तो ये कहा जाता है केशवदास को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का? अलंकेश पर्यायवाची किसका है? तो ये है कुबेर का। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अतिभिज्ञ? तो यहाँ पर सही होगा अभिज्ञ। अगला और अंतिम प्रश्न है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, ये तीनों किस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है? तो ये तीनों सही हैं, यानी कि जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व 3 भागों में बटी हुई होती हैं, यानी कि सबसे मतलब बड़ा उच्चारण, फिर उससे भी बड़ा उच्चारण और सबसे छोटा उच्चारण, इस तरह से 3 भागों में बटी हुई होती हैं। दोस्तों इस तरह से हमने आज एक पूरे प्रैक्टिस सेट को किया है और ऐसे ही 125 प्रश्नों के सेट को पाने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ऐसे क्वेश्चन की आप व्याख्या के साथ इसके सही उत्तर को चाहते हैं तो लाइक बिल्कुल ना भूलें। और हमारा इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट है, आप कम से कम 100 लाइक तो करवाइए ही करवाइए, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और अगली वीडियोज़ हम आपको ऐसे ही प्रस्तुत करवा पाएंगे। तो सभी को धन्यवाद और ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहें, अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहें। आपका जो भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या जो है आप व्हाट्सएप नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट जो है वो मात्र 500 रुपये में 10 सेट दिए जा रहे हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, 10 सेट हैं और आपके पास समय भी कम है, आप जानते हैं मार्केट में कोई भी बुक प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड नहीं मिलती है, तो अगर आप चाहते हैं तो जुड़ें, व्हाट्सएप करें, 500 रुपये में आपको ये 10 सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सभी को धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अलविदा, शब्बा खैर।